वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब के लिए, वो इसलिए क्योंकि आज 30 अक्टूबर और कल 31 अक्टूबर है। एफबीआर की जानिब से कल आखिरी डेट है रिटर्न जमा करवाने की। तो जिन जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए हैं तो वो जल्दी जल्दी से अपने लॉयर्स को फ़ोन करें और रिटर्न जमा कराएं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे मुल्क की मईशत को सपोर्ट मिलेगी। साथ ही साथ आज इस पूरे टॉपिक की बात करेंगे कि भाई फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या है, किन किन चीज़ों पर टैक्स होता है, किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं होता, कौन इस्तिस्ना है इससे, कौन सा सेक्टर इस्तिस्ना नहीं है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छे से गेस्ट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि भाई आगे क्या उनकी इल्म में है, क्या उनको बताया गया है, या वो जानते हैं कि 31 अक्टूबर ही लास्ट डेट है या इससे आगे बढ़ सकती है डेट। बिल्कुल फातिमा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ये टेंशन है कि हमने अगर टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया है तो आगे होने क्या जा रहा है। क्योंकि 2017 से कहानी शुरू होती है, टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 आ चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 सितंबर थी, फिर 30 सितंबर हुई, फिर 15 अक्टूबर हुई, अब 31 अक्टूबर हो चुकी है। क्या 31 अक्टूबर के बाद भी डेट आगे एक्सटेंड की जाएगी या नहीं? लेकिन एक जरा ये बता रहे हैं कि अब डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती है, लेट फाइलर करार दिया जाएगा और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। और जैसे आपको याद होगा, जब बजट पेश किया जा रहा था तो नॉन फाइलर्स के ऊपर कुछ कदगन लगाई गई थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, चाहे वो सेल परचेज के ऊपर बात हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के ऊपर बात हो, चाहे वो विद होल्डिंग पर बात हो, चाहे वो अकाउंट में पैसे रखने पर बात हो। यहाँ तक बात आ गई थी कि एनआईसी तक ब्लॉक हो सकते हैं, सिम भी ब्लॉक हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। अब सवाल बहुत सारे हैं ना कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या है। देयर आर 3 टाइप्स। एक तो नॉन फाइलर है जो बिल्कुल हटा दें, एक फाइलर है लेकिन उसमें 2 टाइप्स होती हैं, फाइलर एक्टिव और फाइलर नॉन एक्टिव। तो हम इन 3 चीजों पे बात करेंगे और आम आदमी से लेके बिजनेस टाइकून तक लेके जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, एफबीआर से फॉर्मर इनका ताल्लुक है, सर्विसेज रही हैं, काफ़ी काम किया है और आजकल एज एन एडवोकेट एफबीआर के मामलात को, टैक्स के मामलात को, लीगल मामलात को टेकअप करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मौज़म खान साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगा, आपने टाई बड़ी अच्छी पहनी है। थैंक यू। मतलब क्या? मतलब टाई अच्छी लग रही है। मैं कल टाई पहना था ब्लैक कलर की, तो अब आई विल कॉपी दैट वन। ओके। मौजूद भाई, सबसे पहले ये बताएं कि 31 अक्टूबर वुड बी द लास्ट डेट, और या कुछ है इन सोर्स आपकी है कि कुछ बढ़ेगी डेट? उम्मीद है बढ़ जाएगी थोड़ी डेट, क्योंकि शायद ये क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टाइम देती है ना, पहले 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, तो वो डेट तकरीबन 92 डेज़ बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो रिटर्न इंट्रोड्यूस की थी वो 18 अगस्त तक कुछ उन्होंने कुछ चेंजेस की थी। उसके हिसाब से जब कैलकुलेट करने जाते हैं आप टाइम को, तो 92 डेज़ जो है ना वो नवंबर तक कंप्लीट होते हैं। तो बाई लॉ जो है ना थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा हो गया था डिले। उन्होंने चीज़ों को बेहतर किया और बेहतरी करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह शायद, और सैलाब की वजह से और ओवरऑल सिस्टम थोड़ा सा बर्डन आ जाता है, तो सब लोग एट ए टाइम काम करते हैं आयरा सिस्टम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों को फैसिलिटेट करे, तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देती है। तो मे भी कि शायद गवर्नमेंट को लोगों के मैं प्रॉब्लम को देखते हुए सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको बढ़ा देती है। अच्छा मौसम साहब, चलें, उम्मीद यही जाहिर की जा रही कि भाई जो कैलकुलेशन सर ने बताई कि उस हिसाब से डेट आगे बढ़ सकती है, कुछ दिन दरकार हो मिल सकते हैं। ये बात फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, शो देखिए, ऐसा नहीं कि आप बोलें कि चले हम कल चले जाएं या मंडे चले जाएं, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा मौसम साहब, अब हम वो टेक्निकल चीज़ें जो कि आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है, आवाम को पता ही नहीं होता कि फाइलर, नॉन फाइलर, और जिस तरह बिलाल ने कहा कि नॉन एक्टिव, एक्टिव फाइलर, क्या फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आई कि भाई सबको टैक्स के दायरे में लाना है और सब टैक्स देंगे, मगर साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो उस हवाले से फाइलर और नॉन फाइलर कैसे बना जा सकता है, हम चाहेंगे कि आप तफसीली इस पर बताएं। देखिए, पहली चीज़ तो टैक्स अलग इशू है। ठीक है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट मतलब तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, फाइलर जो है ना वो इस तरह से है कि जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो फाइलर कहलाते हैं। कुछ लोग हैं लेट्स से कि
एक साल 23 तक रिटर्न फाइल की, ठीक है 24 की रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है तो वो नॉन फाइलर हो गए 24 के लिए। तो जो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते वो नॉन फाइलर कहलाते हैं। ठीक है अच्छा, कुछ लोग फिर 24 की रिटर्न उन्होंने लेट फाइल की तो वो लेट फाइलर हो गए। ठीक है उन पे गवर्नमेंट जो है ना एज़ पर लॉ पेनल्टी भी लगा सकती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बहुत लीनियंट व्यू, बहुत केयर करती है कि नहीं, किसी भी मजबूरी की वजह से उन्होंने खुद सबमिट least कर दिया, filer तो है ना। फाइलर कर देते हैं उनको, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उन पर एक्शन ना ले, कि ठीक है उन्होंने खुद कर दिया है फाइल, तो उनको छोड़ देती है, उनको एक्शन नहीं लेती उसके ऊपर। और मेजॉरिटी जो है अब जो फाइलर हैं, एक्चुअली तमाम लोगों को ही फाइल करने में फ़ायदा है। फाइलर क्योंकि मोस्टली सब लोगों का मोस्टली टैक्स डिडक्शन विद होल्डिंग तो हो जाता है। आपका बिजली पे टैक्स कट जाता है, आपका मोबाइल पे विद होल्डिंग हो जाती है, गाड़ी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस पर टैक्स कट जाता है आपका, ठीक है प्रॉपर्टी परचेज करते टैक्स हैं, लग सेल जाता करते हैं, उस पर टैक्स कट जाता है। तो वो आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट को, पब्लिक को भी बेनिफिट यह है कि वो टैक्स जो है ना अपना क्लेम कर सकते हैं, फाइल करने की सूरत में ही क्लेम कर सकते हैं। जब नहीं करेंगे तो उसका लॉस है, पब्लिक को भी लॉस है, ठीक है और गवर्नमेंट उनको बहुत इंसेंटिव दे रही है, बहुत सहूलतें दे रही है इस मामले में कि लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें और प्रॉपरली सिस्टम पे आ जाएं। ठीक है। और सिस्टम में आने का पब्लिक को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूं और मुझे 110% आपको देखकर ये लग रहा है कि सवाल जो है वो आपको सरप्राइज कर देगा जो व्यूवर्स हैं। क्या पाकिस्तान में कितने लोग टैक्स देते हैं? 100% 100% लोग टैक्स देते टैक्स हैं। देते आर यू श्योर? यस 100%। सर कोई रिपोर्ट है उस पर बात कर रहे हैं? 100%। पाकिस्तान में 100% लोग टैक्स देते देते हैं, हैं। बिल्कुल। देखा, मैंने कहा था सरप्राइज कर देगा। अब मजे की बात यहाँ नहीं है, मजे की बात ये है कि 100% लोग टैक्स कैसे देते हैं। मौजूद साहब 100% लोग टैक्स देते हैं, यहाँ तो रोले पड़े हैं, एफबीआर कह रहा है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। मसला ये है, टैक्स अलग इशू है, ऐसा इसकी डिस्क्रिमिनेशन सेपरेट करें इसको, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। ठीक है, एक स्वीपर से लेके माली से लेके हर शख्स, वजीर आजम तक सब नीचे से लेके ऊपर तक हर शख्स, आप मोबाइल पे करें विद होल्डिंग टैक्स कट ठीक जाता है। है, बिजली के बिल पे टैक्स कट रहा है उसका, ठीक है। हर आदमी के पास लाजिम आता है, घर का बिजली का बिल दे रहा है, पानी की टैक्स कट रहा बॉटल है, खरीद रहा हूं। पानी की बोतल खरीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, हर चीज़ पे, तो वो सेल्स टैक्स की शक्ल में, जिस तरह बाहर इसको वेट कहते हैं, यहाँ सेल्स टैक्स की शक्ल में वो पहले ही कट जाता है। पहले कट जाता है। तो टैक्स तो सब दे रहे हैं 100%, सेल्स टैक्स सब दे मतलब सेल टैक्स दे रहे हैं। हाँ। अभी आपने बात की सिर्फ टैक्स टैक्स का, की। हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, ठीक है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन था टैक्स, ठीक है। टैक्स तो 100% दे रहे हैं। गुड। इसको डिस्क्रिमिनेशन करें, इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं? हाँ, इनकम टैक्स की रेशियो जो है जिस तरह गवर्नमेंट अभी दे रहे हैं कि जितने परसेंट रिटर्न फाइल हो रहे हैं, 25%, 30%, अभी 45, अप्रॉक्सीमेटली 50 के करीब जा रहे हैं ठीक कि है। लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसमें इनकम टैक्स का रेशियो कितना है, कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसमें भी देखा जाए इनकम टैक्स फाइल करने वालों में वो हार्डली 15% आ रहे हैं, 20%। ठीक है, सर ऑल ओवर पाकिस्तान All over 30% ओनली जो नहीं, लोग हैं वो return file कर रहे हैं। रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और उसमें Around- भी इनकम टैक्स। जी जी। अब सम टाइम यह है कि अब जिनकी रेंटल इनकम आ रही है उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया, तो इनकम टैक्स तो उनका जो यानी प्रॉपर्टी पे टैक्स बना उनका वो जमा कर दिया। ठीक है। ठीक बाकी इनकम और कोई नहीं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा है कि बैंक प्रॉफिट, उन्होंने कोई बेवाएं हैं, ठीक है, ये investment रिटायर्ड हुई लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका बैंक से प्रॉफिट आ गया, तो उनका बैंक ने टैक्स विदहोल्ड कर लिया। पहले ही कट तो जाता है उन्होंने 15% टैक्स। रिटर्न तो फाइल किया अपना, हाँ। रिटर्न तो फाइल हो रहा है वो, लेकिन उसमें इनकम टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि वो विदहोल्डिंग टैक्स है, वो सिर्फ एक सिस्टम में आ गए कि जी रिटर्न फाइल हो गया, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50% रिटर्न के करीब आ ठीक जाते है। हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, जो इनकम टैक्स जिनको इनकम पे टैक्स देते हैं, वो बहुत कम है, और जिन पे बनता भी है, कुछ कानून की जो गवर्नमेंट ने उनको रिलैक्सेशन दी हुई ठीक है, है। उसका मिसयूज बहुत हो रहा है, अच्छा। मिसयूज हो रहा है। अगर उसको प्रॉपरली चेक कर लिया जाए, हाँ, और गवर्नमेंट ने तो इंसेंटिव दिया हुआ है कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज बहुत हो रहा है। कैसे? अब मिसयूज इस सेंस में हो रहा है कि जस्ट लाइक एक वर्ड है कैपिटल गेन, ऑर्डिनेंस के अंदर ये कैपिटल गेन है। अब ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि कैपिटल गेन, अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचता है साल 2 साल बाद 4 साल बाद, जी। तो इतने साल बाद बेचेगा, साल भर बाद, तो उसको इतने परसेंट टैक्स देना है। अच्छा, इस चीज़ का लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं। इसका मिसयूज़ कौन लोग कर रहे हैं?
बिल्डर्स, डेवलपर्स लोग, रियल एस्टेट वाले, कुछ लोग रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी अपने पार्ट टाइम अपना ठीक है। सेल परचेज प्रॉपर्टीज़ की करते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं सैलरी के अंदर, तो उनको कि जी ये सैलरीड पर्सन है तो वो इसको कैपिटल गेन हर 2 साल 3 साल बाद वो कैपिटल गेन क्लेम करते रहते हैं और उनको एग्जम्पशन मिल जाती है, ओके। जबकि उन पर टैक्स होना चाहिए रेगुलर बेस पर। अगर इस पर प्रॉपरली चेक कर लिया जाए, चेक करें हम, तो जो ओवरऑल जो इसका मिसयूज़ हो रहा है ओवरऑल थ्रू आउट द पाकिस्तान, तो मिनिमम 1000 बिलियंस कलेक्ट हो सकते हैं। और ये जो नुकसान गवर्नमेंट कर रही है, नहीं, गवर्नमेंट नुकसान नहीं क्योंकि कर जाहिर सी बात है, उनके खजाने में नहीं आ रहा है ना। हाँ, इसका मिसयूज हो रहा है। हाँ। अब बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन होती है, वो उसको एज ए कैपिटल गेन, फिर हम लोग भी सीधी सी बात है एज ए लॉयर लोग उसको वो इंसेंटिव के जी ठीक है ये बेनिफिट है तो क्लेम कर लेते हैं। जब अगर कभी पकड़ में आ जाएगा तो अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली SRA के थ्रू किस तरह ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करके जी जो रेगुलर कैटेगराइज कर दें कि रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, उनको पर्टिकुलर जो रेगुलर इस पे बिजनेस कर रहे हैं ये सेल परचेज का, उन पे ये किसी तरह एग्जाम नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन दे दे और कर दे तो इसमें मोर देन ईयर जो है मोर देन 1000 बिलियन का गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सकता है अच्छा। एट अ टाइम। यानी सिंगल पॉइंट एजेंडे पे गवर्नमेंट को अगर इतना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, आई थिंक नॉट अ बिग डील। तो सर फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या गवर्नमेंट रिलीफ खुद दे रही है, या जाहिर सी बात है जो हमारा निज़ाम है, कानून मौजूद है, आप खुद कह रहे हैं कि भाई देना चाहिए और देना होगा पड़ेगा, मगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रही है? कोई वजह इसके पीछे नहीं, या असर रसूख? गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ है कि ठीक है इसको ये कैपिटल गेन है, ये सेक्टर को फायदा देने के लिए कि वो सेक्टर ग्रो करे। सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं सर। हाँ। ये तो ओवरऑल है ना। ठीक है, लेट्स से कि आप न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स की थी, आपने ली थी 10 साल में 20 साल में आपने सेल की, वो अगर आप सेल करेंगी तो उस पर जो आपको प्रॉफिट आएगा वो गेन कहलाएगा, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपने तो वंस इन अ ब्लू मून कभी आपने किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको इंसेंटिव किया, ठीक है जी आप पे ये एग्जाम्प्ट ठीक है। है। लेकिन यही एक्टिविटी लेट्स से कि मैं करता हूँ रोजाना कर रहे हैं और एवरी ईयर मैं 2-4 प्रॉपर्टी सेल ठीक है। परचेज कर रहा हूँ, मैं भी उसका मिस यूज कर रहा हूँ उसका कि जी मैंने इसको कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट क्लेम कर लिया। ठीक है। अच्छा मौदूद साहब, सवालात बहुत सारे हैं क्योंकि हर सेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि FBR के बारे में बड़े सारे सवालात हैं कि FBR खुद नहीं चाह रहा है कि टैक्स कलेक्ट हो, खुद जो है वो इनके अंदर लीकेजेस होते हैं। हमने माजी के अंदर एक याद देखी, शब्बर जैदी साहब थे। शब्बर जैदी साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं एक बड़े मिल ओनर पर और मैं बड़े एक बिजनेसमैन के ऊपर हाथ डालने गया, मैंने सारी वर्किंग कर ली एंड आई हैव कट इट डाउन एवरीथिंग, सॉर्टेड आउट एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही मैंने आगे पेश किया वज़ीर आज़म के सामने और मुझे कहा कि मैंने इसके ऊपर हाथ डालना है या काम करना है, इसको टैक्स नेट में लेकर आना है, सडनली जो है वो चीज़ें बदलना शुरू हो गई। क्या ये रियलिटीज़ हैं? ऐसा होता है कि किसी बिजनेस टाइकून पे, किसी बड़े शख्स के ऊपर जब हाथ डाला जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं? होता है, कुछ ऐसा भी होता है। या आपकी कोई तल्ख याद? बस बहुत सारी बार यह है कि इसका कई दफ़ा मुआवजा भुगतते रहे, भुगता हमने भी, लेकिन बहरहाल सिस्टम है पाकिस्तान में, अब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं चल रहे होते हैं और कई मामलात ऐसे आए, और असल में जहाँ गुर्बत होगी ना, गुर्बत सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि थर्ड पार्टी बिजनेस चल रहा है, थर्ड पार्टी बिजनेस चल रहा है। वेरी डीप, यस यू आर राइट। और उसमें जब हम पकड़ने जाते हैं, करने जाते हैं, तो एंड ऑफ द डे मालूम ये होता है कि एक बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है, जो उसका मेन बेनिफिशियल है वो साइड में है, वो सिक्योर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो उसके वो पिक्चर में नाम ही नहीं हुआ उसका, लेकिन सारा मेन बेनिफिशियरी वो हुआ। क्या मतलब पूरा बिजनेस किसी ऐसे शख्स पर होगा? ये आप कहीं वो तो नहीं कह रहे वो जो गोले गंडे वाला, यूसुफ खेले वाला, बड़े बड़े बिजनेस उनके नाम पर थे और वो कोई गुजरावाला में, कोई फैसलाबाद में, कोई मटियारी में, कोई खैरपुर में, कोई पेशावर में, ये आज भी चल रहे हैं। ये आपने देखा होगा अक्सर फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस के बिजनेस, लोग बेचारे जो अच्छे से जेन्युइन बिजनेसमैन वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ब्लैक शिप्स टाइप के, जो लोग जो फ्रॉडी है, फॉर्जरी कर रहे हैं बहुत सारे, तो वो जेन्युइन बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
इस तरह जी, फेक फ्लाइंग इन्वॉइसेस गेम बिल्कुल, करके सारे बहुत वो तो जाहिर सी बात है हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। मगर मौज़म साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, Country तो बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन कौन से सूबे, कौन कौन से शहर जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है? जाहिर सी बात है कराची एक माशी हब है, हम अगर इसकी बात करें तो क्या आपको लगता है कि जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर जो बिजनेस है टाइकून, क्यों आप कह रहे हैं कि वो टारगेट जो गवर्नमेंट रखती है वो तो आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं दब गई है वो चीज़ें किसी किसी मामलात में। गवर्नमेंट जो टारगेट फिक्स करती है वो तो अचीव कर लेती है ठीक है। सर अप्रोक्सीमेटली। मगर वो वीआर कहती है मजीद हम इसको अगर करेंगे काम तो मजीद टैक्स हम कलेक्शन होगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि कराची है या लाहौर है, कौन से शहर है जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही ठीक है? है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो डेफिनेटली कराची से होती है, है, हाँ। अप्रोक्सीमेटली 58% अच्छा, ओवरऑल, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन पाकिस्तान में वो कराची में ही, ठीक है। यहीं से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस माइंडेड ज़्यादा है। लाहौर भी है, काफ़ी अच्छा है, इस्लामाबाद भी है, फैसलाबाद है, काफ़ी फैसलाबाद कई भी शहर हैं, दे रहे हैं, पेमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पेमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल, क्योंकि एडवांटेज कराची को ये सी का एडवांटेज है, तो आपको मालूम है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी सी होगा तो मेन आपका सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, सब इंपोर्ट्स वगैरह जो भी होगी उसी के थ्रू चल रही होती सारी। अब ये है कि कोई ड्राई पोर्ट बन गया लाहौर में, उससे भी बेनिफिट पड़ा है, हुआ है इसका पोर्ट कासिम ठीक है। आने से, अब गवादर पोर्ट बनने से बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, इंशाल्लाह ठीक है। बेहतरी आएगी इससे। लेकिन ओवरऑल जो आपकी बात सही है कि कुछ हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, जी। पॉलिटिकली भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस भी होता है, डेफिनेटली होता है। अच्छा, इन्फ्लुएंस तो है पाकिस्तान में, ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस तो होता है। अच्छा, ये तो बड़े टाइकून्स के ऊपर तो हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए ना आज आपको बिठाने का मकसद ये, क्योंकि आपकी एक सर्विस रही है इस इदारे के साथ और आपने काम किया, आपको लीकेजेस भी पता है, वो भी पता है कि जब एक आम आदमी को नोटिस आता है, उसको बुलाया जाता है, तो वो किन मुश्किलात का सामना करता है और आप लोग कैसे रिलीफ भी देते हैं और कैसे उसको उस टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश भी करते हैं, सॉफ्टली, पोलाइटली। सवाल ये कि एक आम आदमी जो कि फ्रीलांस का आजकल काम है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, लोग फ्रीलांस ज़्यादा काम करते हैं कि इसके, मैं आपका भी असिस्टेंट हूँ, मैं फातिमा का भी असिस्टेंट हूँ, मैं अपने कैमरामैन का भी असिस्टेंट हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ। असिस्ट की मद में मुझे आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, आप मुझे 25,000 रुपये किसी काम की दे रही हैं अपनी अपलोडिंग की चीज़ों की, और वो मुझे अपने साथ घूमने के 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये कुल मिला के मेरा 1 से 1.5 लाख रुपया बन जाता है। मैं जस्टिफाई कैसे करूं कि ये मेरी पेमेंट है या मेरी सैलरी है? एफबीआर उसको बुलाता है शख्स को और बोलता है कि भाई ये आपके अकाउंट में ये पैसे उतर रहे हैं। अगर ये 1 लाख को आप ज़्यादा बढ़ा लें, लेट्स सपोज एफबीआर बुलाता है, तो जस्टिफाई कैसे करूं कि मुझे इस पे भी टैक्स देना है? एक्चुअली अब फ्रीलांस के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम वो दी हुई है, अपनी इनकम शो करने के लिए, उसको नेट इनकम शो करनी है। ठीक है, लेट्स से कि आपको 25,000 एक से मिले, 20,000 इनसे मिले, 5 इनसे Collect मिले, कर 10 लें। कलेक्ट करके ओवरऑल, तो उसमें से आपने अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो जो नेट आपकी इनकम आ रही है ना, उसको आपने शो कर देना जी ये मेरी इनकम है, नेट इनकम, उस पर जो टैक्स बनता है वो आपने दे देना उस पर, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस वो अभी पॉसिबल नहीं है कि कहीं से जस्टिफिकेशन, जिससे इनको सैलरी दे रहे हैं, फर्दर ये काम कर रहे हैं, तो ये आपके ओवरऑल ये आप ही बेहतर जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपको आप ही पे आपका वो सेल्फ असेसमेंट कर दिया जी, आप बेहतर खुद जो डिसाइड करें हम कबूल कर लेंगे। अब आ जाए क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट ने आपको दिया। अब आ जाए क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि इस बार एफबीआर ने सबसे ज्यादा छापा मारा है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। जो लोग नॉन फाइलर्स थे उनको पहले उनके बैंक डिटेल्स खुद निकाली, विच इज फाइन, उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाली। अब वो क्रेडिट कार्ड्स का जो बिल पेमेंट होती है तो वो देखते हैं कि आपकी सैलरी तो 1 लाख है, 2 लाख है या 1.5 लाख है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप हर महीने 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और उसकी पेमेंट भी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है एक आम आदमी के तौर पे समझने के लिए कि लोग परेशान हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड है और मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक मुझे ये इजाज़त दे रहा है कि आप सप्लीमेंट्री जो कार्ड्स होते हैं वो बनाएं, यानी कि मैं अपनी को होस्ट का कार्ड भी बना सकता हूँ, उनका अपना पिन होगा, उनके अपने नाम से कार्ड होगा, मैं अपने कैमरामैन का भी बना सकता हूँ, मैं आपके लिए भी, मैं अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी बना सकता हूँ। मैंने बना लिए 5 कार्ड्स। अब 5 कार्ड अलग अलग जगह पर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कार्ड की जो मेन सोर्स है वो मैं हूँ। आपने 2 लाख खर्च किया, आपने 1 लाख खर्च किया, आपने किए, तो 5 लाख रुपये महीना खर्च हो गए। अब महीने के एंड में 10 तारीख को मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, मैं आपको कॉल करूंगा, भाईजान आपने 2 लाख खर्च किया, जरा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आप 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आप 50 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मेरे पास कलेक्शन आ गई, मैंने अपनी ही एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, विच इज़ फाइन,
क्योंकि आपके भी मैंने कैश नहीं लिया आपसे, आपके बैंक से आ रहा है तो एफबीआर आपका बैंक चेक कर सकता है फाइलर है कि नहीं है, आपकी मनी ट्रेल है कि नहीं है। लेकिन मुझे क्यों नोटिस आता है कि जनाब आपने महीने के अंदर 5 लाख रुपए और 1 साल के अंदर 60 लाख रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन किया है, और आपकी तो इनकम ही बिल्कुल महीने की बनती है 50 और या 1 लाख रुपए, 12 लाख रुपए आपके साल के पैसे बन रहे हैं, इनकम 60 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं जस्टिफिकेशन कैसे दूंगा? बिल्कुल सही है। देखिए, ये आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि मैंने इनकम मेरी 1 लाख बन रही है, लेट से 12 लाख बनती है लाख के हिसाब से, और मैं 60 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ एज ए क्रेडिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो एफबीआर का नोटिस जायज़ हो गया ना? बिल्कुल सही है, जायज़ हो गया, बिल्कुल सही। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर हो गया ना? जी जी, आपने प्रूफ करना है कि जी देखिए मैंने अपनी कोस्ट को 1 लाख का कार्ड दिया, इनको ये दिया, तो सारा कलेक्शन करके देंगे, इन्हीं मनी ट्रेल बना के देंगे, सब देंगे डिपार्टमेंट को। जब आप देंगे, डिपार्टमेंट देखेगा, हाँ जी वेरीफाई करेगा, सही है, वेरीफाई करेगा, ओके, आपको क्लियर करेगा, ओके जी। अच्छा, बिल्कुल है ना, कोई मतलब अगर मनी ट्रेल, ये तो ठीक है, मनी ट्रेल, हाँ मनी ट्रेल हो गई कि अकाउंट टू अकाउंट, मेरे अकाउंट में है तो आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा। सम टाइम देखें, जरूरी नहीं सम टाइम के अकाउंट टू अकाउंट भी है, सम टाइम कैश भी कुछ होता है। यस, अब वो कैश का सिस्टम ये है, लेट्स से हाँ, अभी सम टाइम कुछ ऐसी डील्स आती हैं, कोई फूड्स की डील। यस यस, यू गॉट माय पॉइंट, यू गॉट जो मैं एग्जांपल दे देता हूँ और आसानी के लिए। एक फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, दिसंबर के अंदर लोगों की शादियां आ रही हैं। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है, उस पे 50% ऑफ लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा मुझे यार ये 50,000 रुपए रखो, एक फर्नीचर कंपनी से 2 लाख रुपए का बेड 50,000 रुपए में पड़ रहा है, तुम्हारे कार्ड से 50,000 रुपए में तुम्हें देता हूँ, अपने कार्ड से मुझे खरीद के दे दो। बिल्कुल, और ये पॉसिबल है पाकिस्तान में। देखें हमारा तो ये तो कैश मैंने दिया, एफबीआर को कैसे जस्टिफाई करेगा क्रेडिट कार्ड? देखें उसकी रीजन ये है ना कि जस्टिफिकेशन ये होगी, अब आपने उसको बताना है कि जी ये XYZ मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, इसको मैंने ये दिया है, इनसे मैंने लिया था, ये इनको मैंने सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब लेट्स से जो आपका जो भी फ्रेंड है, कुलीग है, रिलेटिव है, जो भी, उनको अगर वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करना चाहें, उनको भी बुला 176 के थ्रू नोटिस देकर उनको वेरीफाई कर सकते हैं, और वो उसको वेरीफाई कर दें कि हाँ जी ठीक है, इंडोर्स कर दें, इंडोर्स करें, हाँ जी ठीक है, जेन्युइन, ये ऐसी बात है। फिर देखना ये भी होगा ना, लेट्स से कि उन्होंने डील तो की, 50 लाख की शॉपिंग उन्होंने की, और वो खुद कहीं नेट में नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ये उनको भी पकड़ सकती है, ठीक है, एफबीआर उनको भी पूछ सकता है फिर कि भाई आपने ठीक है, इनको तो हमने जस्टिफाई कर दिया इनका कि ये पेमेंट आपने इनको दी, इनके ब्याह पर इन्होंने कर दी, लेकिन जो आप हैं, आपने 50 लाख की है, अब आप बताइए, अपना तो बताएं कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा मौसम साहब, IMF की जानिब से कई टैक्सेस पर बात होती है, जब भी पाकिस्तान को से रकम चाहिए होती है, और एक प्रोसेस होता है, एक मीटिंग्स होती हैं, कई बैठकें होती हैं, बात की जाती है। तो जो IMF के शराइत हैं, उसके टैक्सेस के जो शराइत हैं, उसके असरात क्या आम आदमी पर पड़ते हैं तो वो किस तरह पड़ते हैं? क्योंकि आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता है यकीनन, और तो साथ ही साथ एक और सवाल मैं ऐड कर दूं कि वो लोग जो कि अपनी इनकम, सपोज करें किसी का बिजनेस है, वो कमा रहे हैं महीने के 3 करोड़, मगर वो शो कर रहे हैं 1 करोड़, क्योंकि वो बाकी कैश तो वो ऑन हैंड ले रहे हैं ना, वो तो बैंक में शो नहीं कर रहे हैं। तो उनको दायरे में लाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे या किए जाने चाहिए? देखिए, IMF की जो शराइत हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, उसके बगैर लाजमी बात है। अब गवर्नमेंट, अब देखें ना, अभी आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सैलाब दुकान के लिए, उनके रिलीफ देने के लिए, बिजली के बिलों के लिए, उस तक के लिए उनसे पूछना पड़ा, रिलीफ के लिए भी कि उनको देना चाह रहे हैं, तो उनसे, तो उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ ठीक है, ऐसे कंडीशन हो गई थी तो देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन IMF का कहना यह है कि जो भी जहाँ सेक्टर्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ टैक्सेस लग रहे हैं और कहीं हमारे यहाँ नहीं लग रहे, जहाँ रेट्स कम हैं, उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो वो IMF से चेक कर रहा होता है, हर चीज़ पे देख रहा होता है। तो जो हमारा बजट बनता है एनुअली, उसमें वो साथ में होते हैं, बैठते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं साथ में, और उन चीज़ों को देखते हुए वो बेहतर करते हैं कि जी ये बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। और उनकी कोशिश ये है कि मैक्सिमम लोगों को नेट में लेकर आया जाए। जो नेट में तो टैक्स में तो हैं सारे, लेकिन उनको जो इनकम टैक्स भी दें, सेल टैक्स भी प्रॉपर दें, ताकि ये जो स्लैब है ना हमारा, रिटर्न तो अप्रॉक्सीमेटली 50% लोग करीब पहुंच गए, लेकिन जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं वो अभी कम है। अच्छा,
सो सर वजह वही है कि लोग दिखा कुछ रहे, कमा कुछ रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, होता ये है कि जब उनको आप वाली बात के 1 लाख रुपए उनको सैलरी, ओवरऑल उन्होंने पेमेंट 3 लाख के लिए अपने शो पेपरों में 1 लाख शो किया, वो दे दिया उन्होंने। अब उसका तरीका यह है कि FBR के पास सिस्टम है सारा कि उनके जितने भी जो उस शख्स के जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है ना, ये आपका समझे वो है एनटीएन, वही एनटीएन कहलाता है, वही शनाख्ती कार्ड नंबर है, वही आपका जो गवर्नमेंट ने जो नंबर अनाउंस कर दिया आपका, उसी पे आपका तमाम ट्रांजैक्शन उसी पे बेस कर रही है। ठीक है। आपको याद होगा, सुना होगा कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका एनटीएन ब्लॉक कर दिया जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर। यस। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मतलब है कि आपकी तमाम चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। एग्जैक्टली। सिम्स भी ब्लॉक हो जाएंगी आपकी, आपका पासपोर्ट कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहे वो भी ब्लॉक हो जाएगा, सब चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी। तो बेसिक वजह यह है कि उनको करने के लिए आपको जो शनाख्ती कार्ड नंबर है ना, जो बेस चल रहा है आपका, उससे तमाम डेटा, कहीं आपकी जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो लिंक FBR के पास है, कोई गाड़ी परचेज करेंगे, सेल करेंगे, टैक्स देंगे, वो FBR के पास आ जाएगा। कहीं बैंक इन्वेस्टमेंट है, बैंक प्रॉफिट आ रहा है, सेविंग, वो FBR के पास डेटा सारा आ जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन करने जाएंगे उस शनाख्ती कार्ड की बेस पर, वो सारा FBR के पास डेटा मौजूद है। ठीक है। अच्छा मौज़म साहब, एक आम आदमी को क्यों नहीं पता, क्यों मुश्किल होती है? मुझे अगर टैक्स नेट के अंदर आना है, ठीक है, इट्स वेरी इजी कि मैं आपके पास आऊँ या किसी एडवोकेट के पास जाऊँ या फिर खुद भी अपनी FBR की साइट को खोल के खुद को रजिस्टर कर सकता हूँ। व्हेन इट कम्स टू फाइल अ टैक्स रिटर्न, तो फिर एक बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सदमा है, कैसे किया जाएगा, एक बर्डन लगता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजी गोइंग बनाने के लिए FBR क्या कर रहा है? अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे एक आम आदमी तक वो मैसेज पहुंचे कि आपने कुछ नहीं करना है, ये आपकी इनकम है, सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं, ये रिटर्न इस तरह आपने जमा करा देना है। अब बिल्कुल आपकी बात सही है। FBR ने इस दफ़ा बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं, नई नई एप्लीकेशन दे दी हैं, सिस्टम में चीज़ें बेहतर कर दी हैं। अब एक कॉमन मैन जो थोड़ा बहुत भी चीज़ों को समझता है, एक सिंपल समझे, अगर एक मैट्रिक पास भी है, वो कंप्यूटर चलाना जानता है, चीज़ों को करना जानता है, तो वो इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता ही है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो चले आ रहे हैं, एक आम आदमी के खौफ है कि जी मैं दूंगा, पता नहीं गलत ना हो जाइए। एक अच्छा खासा सिंपल मैट्रिक पास की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक ग्रेजुएट भी है, मास्टर्स भी है, लेकिन वो बहुत सारी यार कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एक हिडन जो खौफ है ना उसको, उस हिडन खौफ की वजह से वो एडवोकेट का रुख करता है या किसी कंसल्टेंट को हायर करता है ताकि मैं कहीं परेशानी में ना आ जाऊँ। अगर वो थोड़ी सी भी एफर्ट्स करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने वर्ड बोला ना खौफ, ये खौफ मैंने रोड प्रोग्राम्स के अंदर लोगों के चेहरों पर देखा है। मैंने उनसे पूछा कि अगर FBR आपके पीछे आ गया, अगर आपको नोटिस आ गया, अगर आप फाइलर नहीं हुए, उनके चेहरे पे खौफ था, इत्मीनान ये नहीं था कि ठीक है आ जाए तो हम भी फाइलर हो जाएंगे। क्यों है ये खौफ? देखिए, बस एक जिसे कहे ना, पिछला एक माजी का जो यादें माजी अजाब यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, यही हुआ है। मसला ये है कि जो माजी का खौफ है ना लोगों को, बैड एक्सपीरियंस रहे इसलिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग के इस वक्त FBR इतना, यानी अगर मैं ये कहूँ तो काम कर रहा है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, थ्रू आउट पाकिस्तान जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव जो इस वक्त FBR है। अच्छा, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव। तो बिजनेस कम्युनिटी ये क्यों कहती है? चाहे अगर आप कराची के सदर को देखें, लाहौर के माल रोड को देखें, वो ये कहते हैं कि इजाफी टैक्सेस लगा दिए, 50,000 का छोटे ताजिरों पर टैक्स लगा दिया है, बड़े ताजिर रुल रहे हैं। व्हाई वुड इट बी लाइक कि ये क्यों रुल रहे हैं? लेकिन दुनिया में सिंपल सी बात है, सबसे मुश्किल तरीन काम है टैक्स देना। टैक्स देना नहीं, दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है जिसको लोग पसंद नहीं करते जी। टैक्स जमा करना जो है ना, बड़ी तकलीफ से बात होती है कि यार ये देना, तो इसके लिए सबको ऑब्जेक्शन आता है कि जी किसी तरह कम हो, टैक्स फ्री कर दो, दुबई बना दो इसे। नहीं, दुबई भी टैक्स फ्री नहीं है, सॉरी, मैं अभी होकर आया हूँ, दुबई टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं था। उनका यह है कि लमसम एक इनिशियल अमाउंट दी, वो दूसरे सेंस में आपसे नहीं, अदर सेंस में वो आपसे पैसे ले रहे होते हैं, टैक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका वीजे की फीस इतनी है, इधर गाड़ी की इतनी फीस है, इवन पार्किंग की इतनी फीस है कि जो शायद आप पाकिस्तान में साल का टैक्स ना देते हो, इतनी पार्किंग फीस देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मत कहें कि दुबई टैक्स फ्री है। दुबई में जितने टैक्सेस अगर आप यानी पाकिस्तान में पेमेंट कर दें इतनी, तो पाकिस्तान दुबई से बहुत ऊपर है। आपने शुरू में कहा कि टारगेट पूरा हो जाता है FBR का और अप्रोक्सीमेटली
करीब करीब पहुंच जाते हैं, मगर फिर भी यही बात हो रही होती है कि भाई कौमी ख़जाने में वो अमाउंट चले गई है, मगर फिर भी हम IMF से कर्जे ले रहे हैं, फिर भी हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है कि भाई एड दो, हमें इसका मसला है, उसका मसला है। फिर हम ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने, जो कि मिक्स गवर्नमेंट है, तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं, चंद के अलावा वो काम भी कर रही हैं, तिजारती मुआहदे भी हो रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल दौरे भी हो रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब सबसे पहले अगर बात की, क्योंकि अब तो हम जब उन पर मुसीबत आए तो वो हम पर आए, हम पर आए तो उन पर आए। तेल के मुआहदे हो रहे हैं, IT के सेक्टर्स पर काम किया जा रहा है, ट्रेड्स पर काम किया जा रहा है। फिर भी हम कब तक IMF के सहारे हैं? क्योंकि आप ये सही बता सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही बात कही कि हम आसपास तो पहुंच जाते हैं। हर साल का जो टैक्स का टारगेट होता है वो भी FBR कर रहा है, सेल्स टैक्स के अलग पैसे आ रहे हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? क्या मसला आ रहा है? क्यों हम वो जगह नहीं खड़े हैं जहाँ पर हमारी GDP जो है ना वो ग्रोथ करे? देखिए, मसला ये है कि जो गवर्नमेंट FBR टारगेट फिक्स करता है साल के, एनुअली टारगेट, वो तो अचीव कर लेता है, लेकिन एक्चुअली होता ही है कि जो टारगेट अचीव करता है ना, उस टारगेट अचीव करने के बावजूद अब आपको अंदाज़ा है कि हमारे तकरीबन जो लाइबिलिटीज़ है ना लोन्स की, और उस पर जो इंटरेस्ट जाता है हमारा, वो जो कलेक्शन आती है ना, उसमें से मेजर पोर्शन तो लाइबिलिटी चली जाती है। तो जो आपको रनिंग एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट बहुत थोड़ा पड़ता है, तो उस अमाउंट को लाजिम आता है रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, ठीक है, फिर फर्दर लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है, उसके सर्वाइवल के लिए आपको, ठीक है। तो वो जो लाइबिलिटी बढ़ती रहती है, तो अब ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखें, ओवरऑल देखें तो तकरीबन 65% के करीब, अराउंड 68% के करीब जो है ओवरऑल चले गए हम लोग, ठीक है। तो अब उसको ऐसा ऐसा जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, मैक्सिमम लोग देखें अप्रॉक्सीमेटली 24-25 करोड़ की आबादी है, ठीक है, उसमें तो देखा जाए तो कितने लोग जो रेगुलर जिन पे बनता है, जिन पे लायबिलिटी आती है और जो टैक्स दे सकते हैं, जो लोग नहीं दे रहे, बेयर नहीं कर रहे टैक्स, अगर वो कलेक्शन वो टीम शामिल हो जाए, ठीक है, अपना बर्डन उन पे शिफ्ट कर दे। अब जिस तरह ट्रेडर्स पे गवर्नमेंट ने कई तरह ट्राई की, और प्रैक्टिकली हमने खुद भी जाके देखा किया, वो एक छोटा सा इलाका में जाके देखें, लियाकताबाद देख लें, फड़ब एरिया, ठीक है, सुरजानी का, न्यू कराची, छोटे छोटे एरियाज में। अब छोटी सी दुकान का आप देखें जी, छोटी सी दुकान है देखने को जी, मतलब आप सुरजानी जैसे इलाके में एक दुकान जो है 1 लाख रुपये महीने पे, 1 लाख रुपये महीना किराया, रेंट सुरजानी जैसे इलाके में, ठीक है, 1 लाख रुपये महीना उसका, इतना अच्छी प्राइम लोकेशन पे तो 1 लाख रुपये किराया। गवर्नमेंट के हिसाब से 12 लाख रुपये उसका तो किराया जा रहा है, फिर बिजली का बिल अलग है, ठीक है, वो जो बिजनेस कर रहा है उसके खर्चे अलग हैं। ओवरऑल देखा जाए तो उसकी जो रेगुलर इनकम है डेफिनेटली 12 लाख से तो ऊपर हो गई ना उसकी। बिल्कुल ऐसा ही कि अगर कुछ नहीं देता, रेंट जो दे रहा है तो 12 लाख तो वो दिया ना उसने। गवर्नमेंट की स्लैब यह है कि जी 6 लाख इनकम होगी तो आपका वो टैक्स देना ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन अब वो जो 12 लाख रुपए रेंट दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, अपने वर्कर को दे रहा है, सब कुछ, लेकिन वो टैक्स नेट पे नहीं है। वो अच्छा, वो टैक्स नेट में मौजूद ही नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ज़रा एक वक्त कम रह गया, सिंपल टर्म्स हैं उसको लोगों को समझा दीजिए। विद होल्डिंग टैक्स क्या है, और जो नॉन फाइलर है या जो लेट फाइलर है, हर चीज़ पे बोलते हैं ना कि इन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, ये कोई काम ऐसा नहीं करेंगे तो इन पर ये वाला विद होल्डिंग टैक्स एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। व्हाट इज़ दैट टर्म विद होल्डिंग टैक्स, और क्यों है ये, इन पर ज़्यादा क्यों है? अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स ये है कि कोई भी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट टैक्स काटती है जो इनकम के ऊपर या विद होल्डिंग के ऊपर, आपका लेट्स से कि आप बैंक प्रॉफिट मिला आपको, बैंक प्रॉफिट पे 15% है फाइलर के ऊपर, अगर आप नहीं फाइलर तो 15 या 30% पे चला जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइलर है तो 15% है, अभी 20% है, जिस तरह वो 20 का 40 हो जाएगा, डबल कर देंगे उसको। और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर 3% है, नहीं देंगे 7% है, और अगर ये लेट फाइलर के ऊपर, और नॉन फाइलर है 10% तक भी चला जाएगा। तो ये रेशो जो है ना ये बढ़ते रहते हैं, और जो फाइलर हैं उन पर डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट दिया हुआ है, और उनके लिए इंसेंटिव है कि वो टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फाइलर हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, व्हीकल के ऊपर, बैंक प्रॉफिट के ऊपर, जहाँ जहाँ विदहोल्डिंग होता है वो उनको बेनिफिट मिल जाते हैं उसके। ठीक है, और नॉन फाइलर होता है तो उस पर लेट से कॉन्ट्रैक्ट है, आप कोई सप्लायर हैं, कोई आइटम सप्लाई करते हैं, अगर आप फाइलर हैं
तो आप पे लेट से कि ये 5% आ रहा है, 6% आ रहा है, नॉन फाइलर हैं तो वो 11% 12% में चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है अच्छा। कि जो फाइलर है ताकि लोग नेट में रहें। ठीक है। और मैंने कहा ना इस वक्त जितना ओवरऑल डिपार्टमेंट के अंदर जितना FBR कोऑपरेटिव है उतना कोई नहीं है। इस वक्त कोई भी नहीं। शॉर्टली ये भी बता दी कि जो शख्स इसी साल फाइलर हुआ है हाँ। और उसने टैक्स रिटर्न जमा कराया तो क्या उसको पिछले सालों का भी रिटर्न जमा कराना पड़ेगा? नहीं, डिपेंड करता है कि अगर उसके पिछले साल की इनकम थी और नहीं उसने की तो वो अगर वॉलंटरली जमा कर देगा तो ठीक है। FBR को कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता ठीक नॉर्मली। है। और अगर ठीक है। नहीं कराता है वो और अगर बनती थी और FBR ने डिटेक्ट कर ली उसको तो फिर उस पर वो बनेगा। चार्ज करेगा, फिर उस पर पेनल्टी भी ठीक है, लगाएगा ठीक। और वो भी लगाएगा। बहुत शुक्रिया मौजम साहब, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। अब आप जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे थे और स्पेशली जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न नहीं करा है वो करवा दें। अगर डेट बढ़ती है तो वो खबर भी आ जाएगी, अगर नहीं बढ़ती है तो फिर आप लेट फीस या जो भी कहेंगे लेट रिटर्न जमा करवाने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो भाई ज़रूरी है कि भाई मुल्क में टैक्सेस दें, सेल्स टैक्स के अलावा ये जो रिटर्न जमा करवाते हैं वो ज़रूरी है ताकि मुल्क की मैशत का भी पहिया चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और आप जाएं, आप इनसे डरे नहीं, ये आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी सब मदद के cooperative है, लिए, बहुत cooperative आपकी है, मदद के लिए बैठे हुए हैं। आप इनके RTO 1 RTO 2 ऑफिस अगर जाते हैं, अगर आप FBR के किसी भी ऑफिस जाते हैं, दे विल सपोर्ट यू एट एवरी सिंगल स्टेप। और अगर अपने ही लॉयर से रब्ता करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आसानी हो सकती है। करें ताकि पाकिस्तान के अंदर ये टैक्स जमा हो और बेहतरी की तरफ हम जाएं। इसी के साथ साथ बेहतरी के साथ साथ प्रोग्राम खत्म होता है। करते हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।